साथियों, कल लाइव वीडियो में आपने हमारी इस बात को सुना होगा कि 7 जून शनिवार दोपहर 12 बजे पूरे देश से हमारे जितने भी साथी हैं, जिन साथियों के साथ एनबीएफसी कंपनियां गैर कानूनी कृत्य अंजाम देती जा रही है, विधि से परे जाकर कानून का स्पष्ट उल्लंघन कर जहां व्यक्ति बैठा है, जहां व्यक्ति का निवास स्थान है, उससे हजारों किलोमीटर दूर सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, 316, 318 के मुकदमे और आर्बिट्रेशन की कार्रवाइयां की जा रही है। सेक्शन 25 के अंदर यह चीज पूरी तरीके से स्पष्ट है कि व्यक्ति का ईसीएस जिस बैंक अकाउंट के अंदर, एनबीएफसी के जिस बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है या बाउंस हुआ है, उसी के जुडिक्शन के अंदर यह केस फाइल किया जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि जिन तमाम कंपनियों के कार्यालय, रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली में है, मुंबई में है, लोन लेने वाला जिस शहर का ही नहीं है, उस शहर से कोसों किलोमीटर दूर कलकत्ता में सारे मुकदमे क्यों फाइल हो रहे हैं? क्या झूठे शपथ पत्र पेश हो रहे हैं? क्या कंपनियों द्वारा झूठे दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं? इस मैटर में जब हमारा एक वीडियो, एक मेल और केस खत्म को सुनकर कई लोगों ने कंपनियों के पीछे पड़कर यह जानकारी चाही कि मेरे लोन अकाउंट नंबर की हर महीने की इतनी ईएमआई मेरे बैंक अकाउंट से कटकर आपके कौन से बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, उसकी जानकारी मुझे दी जाए, या आज दिनांक तक जितनी भी क्रेडिट हुई उसकी जानकारी दी जाए। तो जानकारियां सामने ये आई कि कई कंपनियों ने उसके जवाब भी दिए कि व्यक्ति के अकाउंट से डेबिट होने वाली राशि एनबीएफसी कंपनियों के या तो दिल्ली ऑफिस, मुंबई ऑफिस या पुणे ऑफिस के अंदर क्रेडिट हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि जहां क्रेडिट हो रही थी वहीं पे बाउंस हुआ। अब ऐसी स्थिति में उन तमाम साथियों के खिलाफ मुकदमे फाइल किए जा रहे हैं कलकत्ता में। अब जब कोई केस फाइल किया जाता है तो उस केस के साथ एक एफिडेविट दिया जाता है, दस्तावेज दिए जाते हैं। तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि कई एनबीएफसी कंपनियां नियमों को ताक पे रखकर और कानून का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए ये कार्रवाइयां कर रही है, जिसका केवल एक और एक, सिर्फ एक मकसद होता है कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद। किसी लोन डिफॉल्टर को इतना हैरान परेशान करो कि वह सरेंडर हो जाए। हम ये नहीं कहते कि लोन डिफॉल्टर की गलती नहीं है, कि उसको टाइमली पे नहीं करना चाहिए, हम इस बात के कतई पक्षधर नहीं है। किंतु किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए, कानून का उल्लंघन किया जाए। क्या संपूर्ण देश में आज जो भी जिम्मेदार हमारा वीडियो सुन रहे हैं वह इस बात से भलीभांति वाकिफ होंगे कि आज की तारीख में सर्वाधिक एनबीएफसी के कंपनियों के केसेस सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में फाइल हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या कारण है? क्या एक आम व्यक्ति के हित और अधिकारों के लिए कानून का हो रहा उल्लंघन, इसके लिए क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, संबंधित हाई कोर्ट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीएमओ, सीएमओ को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने पहले यह कयास लगाया था कि हो सकता है कि कंपनियों ने सारे अकाउंट ईसीएस वहीं पे मैनेज कर रखे हैं कलकत्ता के अंदर,
लेकिन जब हमने मेल करवाए तो ये बात सामने आई कि ये तो गजब हो रहा है। व्यक्ति का ईसीएस बाउंस कहां हो रहा है? कलकत्ता में नहीं हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, पुणे में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, लेकिन केस फाइल हो रहे हैं कलकत्ता में। यानी एक व्यक्ति जो महज 5-10 हजार रुपए की ईएमआई भरता है, उसके ईएमआई का मुकदमा फाइल किया जाता है कलकत्ता में, जिस शहर का व्यक्ति नाम भी नहीं जानता है, और जानता है तो उसकी कितनी स्पेलिंग है इतनी भी जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में कानून का इस दुरुपयोग रोकने के लिए और एनबीएफसी के इस फर्जीवाड़े को सामने लाने के लिए तमाम साथी जो कि विषम परिस्थिति या आर्थिक हालातों के शिकार हैं, जिनके खिलाफ केस फाइल हुए हैं या जिनके खिलाफ केस फाइल नहीं हुए हैं, वो भी इस संदर्भ में एक मेल करेंगे 7 जून 2025 को 12 बजे। और मेरा मानना है कि यदि देश के कम से कम ज्यादा नहीं 5-10 हजार लोग सेम टाइम पे अगर ये मेल करते हैं और उस मेल में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि संपूर्ण भारत के अंदर सभी एनबीएफसी कंपनियां जो है वह केवल और केवल कलकत्ता में केस फाइल कर रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या उनके दस्तावेजों की जांच नहीं होनी चाहिए कि वह सारे के सारे जो केस फाइल कर रहे हैं वह कानूनी रूप से सही भी है कि नहीं है? मेरा दावा है कि इस मामले में यदि एक टीम गठित करके यदि जांच पड़ताल की जाए, एक जांच मुकर्रर की जाए, तो 90% केस फर्जी निकलेंगे। क्योंकि इस चीज को हमने देखा है, कई साथियों ने जब मेल किया ना तो कंपनी उसका जवाब तक नहीं दे पाई है, स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाई है। वो पूछ रही है आपको क्यों जानकारी चाहिए। तो आप ये ना सोचे कि आपके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ है, आज नहीं हुआ है तो कल होगा, कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपने लोन डिफॉल्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह आपके खिलाफ कलकत्ता में मुकदमा फाइल करे। अरे जिस शहर को कभी देखा नहीं, जिस शहर में कभी आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिस शहर के अकाउंट में आपका ईसीएस हिट नहीं कर रहा है, वहां आपके खिलाफ केस कैसे फाइल किया जा सकता है? इस मामले में आरबीआई को स्पेशल गाइडलाइन नहीं, मैं तो कहूंगा ऑर्डर जारी करना चाहिए एनबीएफसी कंपनी को। तो हम 7 जून 12 बजे पूरे देश के जितने भी लोन डिफॉल्टर साथी है कि विषम परिस्थितियों के मारे अगर आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा हुआ है, मैं फर्जी मुकदमा ही कहूंगा, यह बात तो आप खुद भी दिल पे हाथ रख के जानते हो कि आप रहने वाले सूरत गुजरात के, कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली पुणे में, और मुकदमा कहां हुआ? कलकत्ता में। आखिर क्यों? आखिर किस तरीके से कंपनी द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है? इस बात को लेकर हम एक छोटा सा ड्राफ्ट तैयार करेंगे और हम चाहते हैं कि देश की सर्वोच्च नियामक न्याय व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के हाई कोर्ट्स, पीएमओ, सीएमओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई को अगर मल्टीपल लोग एक साथ एक ही समय पर अगर मेल करेंगे तो इस मामले में एक जांच बैठेगी, और एक जांच बैठेगी तो ये चीज सामने आएगी कि किस तरह ये कंपनियां कानून का मजाक बनाती जा रही है, गलत एफिडेविट पेश करती जा रही है। न्यायालय के अंदर यदि कोई व्यक्ति मिथ्या शपथ पत्र पेश करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। तो हम इस मामले में एक जांच की मांग करते हैं कि जितने भी केसेस चल रहे हैं उनको एक समय के लिए स्टे की कैटेगरी में लेते हुए एक आदेश नियामक संस्थाओं को पारित करना चाहिए कि इन सभी कंपनियों की जांच हो, इन सभी कंपनियों के बैंक अकाउंट
जो है उनके स्टेटमेंट तलब हो और हाईलाइट करके लिए जाए कि कौन कौन से केस आपने कलकत्ता में फाइल किए हैं और राइट मार्क करके बताओ कि इस व्यक्ति का ईसीएस इसी जगह बाउंस हुआ। अगर 316 318 का मुकदमा किया है तो साबित करें कि जुडिक्शन कैसे बनता है। न्याय व्यवस्था एक आम आदमी को इंसाफ देने के लिए बनी है, लेकिन कुछ एनबीएफसी कंपनियां इसको ताक पर रखकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। अगर देखा जाए तो देश के किसी भी शहर में एनबीएफसी कंपनियों के इतने मुकदमे नहीं मिलेंगे जितने मुकदमे की आज की तारीख में कलकत्ता में है। मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर की बात करता हूं कि एक कोर्ट के पास 5,000 और 7,000 मुकदमे हो तो फिर मतलब उस कोर्ट की मैनेजमेंट व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आखिर क्या कलकत्ता में ऐसा है कि वहां एक ही कोर्ट के अंदर हजारों हजार मुकदमे फाइल होते जा रहे हैं। सेक्शन 25 का नोटिस दे दिया, मेल पे नोटिस दे रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज में लिंक में नोटिस दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे नोटिस दे रहे हैं और केस फाइल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि नोटिस की कॉपी, डाक रसीद वगैरह जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या उन पर सवाल नहीं उठते हैं? खैर, मुद्दा हमारा जुडिक्शन का है कि जितनी कंपनियों ने मुकदमे फाइल किए हैं एनबीएफसी में 90% कंपनियों ने फर्जी मुकदमे फाइल किए। तो ये वीडियो देश के तमाम लोन डिफॉल्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसे शेयर करें। 1 से 2 दिन के अंदर हम हमारे फेसबुक पेज एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब पेज की कम्युनिटी में, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में हम एक ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे जहां आप अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हुए, भले ही आप पे मुकदमा नहीं हुआ है, आप सिर्फ 4 सवाल करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर देश के 5-10 हजार लोग एक ही दिन मेल करते हैं ना तो कंपनियां खुद ब खुद अपने सारे केस विड्रॉल करेंगी। क्यों? फर्जी कर रखे अच्छी तरीके से हम जानते हैं। यानी कि हमारे पास तो ऐसे साक्ष्य हैं जिनमें कई लोगों की चीजें सामने आई कि जब उन्होंने ईमेल पर इंफॉर्मेशन मांगी तो उन्हें जानकारी दी गई कि उनका ईसीएस हिट किसी और जगह हो रहा है और मुकदमा कर दिया कलकत्ता में। मेरी कलकत्ता के वकील भाइयों से कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। बस कानून का दुरुपयोग करके जिन मजलूमों को हैरान परेशान किया जा रहा है, 2,000, 5,000, 10,000 की ईएमआई के लिए कलकत्ता में उन व्यक्तियों को जाना पड़ता है ना, इसकी तकलीफ क्या होती है वह लोग जानते हैं जिन पे बीत रही है। अरे आपको कानूनी कार्रवाई करनी है तो कानून विधि सम्मत कार्रवाई करो। आर्बिट्रेटर हरेसमेंट तो ऐसा हो गया है जिसे पूछो मत। आर्बिट्रेटर अपनी फीस लेने की गरज से ही क्लेमेंट कंपनी के साथ मिलकर फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाएं कर रहे हैं। कई आर्बिट्रेटर बिना नोटिस जारी किए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं। कई लोग 16 तारीख का नोटिस टाइप करते हैं, 22 तारीख को पोस्ट करते हैं और 25 तारीख की डेट देते हैं। कई लोग रजिस्टर्ड पोस्ट से जवाब देते हैं, वो अपने रिकॉर्ड में इस चीज को लेते ही नहीं है। भली बात ही जानते हैं कि हमारा अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन उस फर्जी अवार्ड से व्यक्ति के बैंक अकाउंट को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो कानून का जो उल्लंघन हो रहा है ना साथियों, इसके लिए 7 जून 12 बजे देश के तमाम साथी एक आवाज में 12 बजे मेल करेंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिए और मैं चाहूंगा कि कमेंट्स में हर साथी बोले कि हां मैं मेल करूंगा, मैं मेल करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या 5,000 साथी मेल करते हैं या नहीं करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मुझे देखना है कि सिस्टम, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या आप लोगों की आवाज बुलंद होती है या नहीं होती है। एक वकील के तौर पे कहूंगा कि जब क्लाइंट फंसता है ना तो वकील को खुशी होती है, क्योंकि मामला जब घूमेगा ना क्लाइंट के पास, जब किसी व्यक्ति के ऊपर केस होगा तभी तो वकील के पास केस आएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम कतई ये नहीं चाहते हैं
एक वकील के रूप में यह मानना है मेरा कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक वकील के रूप में यह सोचा जा सकता है कि व्यक्ति जब मुकदमे में फंसेगा तभी तो हमारे पास आएगा, लेकिन हम चाहते हैं फर्जीवाड़ा बंद हो। तो मुझे देखना है कि ये मेरा YouTube वीडियो या Facebook वीडियो कितने लोगों तक शेयर होता है और कितने लोग कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं कि हां सर, हम 7 जून 12 बजे आपके साथ तैयार हैं, हम मेल करेंगे। 1-2 दिन के अंदर मैं मेरे फेसबुक पेज एडवोकेट नरेंद्र जोशी जो है के नाम से और यूट्यूब चैनल जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी के नाम से है उन पर ड्राफ्ट डालूंगा, जिसको आप अपनी भाषा के अंदर चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, अपनी डिटेल भर सकते हो, लेकिन भाषा 2 ही यूज होगी, या तो हिंदी या अंग्रेजी, तीसरी भाषा का इस्तेमाल आप मत करना। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में अपने दिल का दर्द जरूर लिखोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।